हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्ज़ाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट की। तो उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसके पहले 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें से 23 हो चुका है। आज का ये वीडियो 24 प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट है टोटल 23, उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो परिभाषाएँ बताई गई हैं उसमें शायद इसमें न बताएं, क्योंकि उसमें बताई गई हैं। तो आप उसको पिछला वाला ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, इसका जो है प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से सारे के सारे एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश से 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम क्या है। तो अब जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा कि हम जो विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को अजीब सा देखते हैं, ये एक शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का एक कारण है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका जो शीर्षक बनेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे गद्यांश को, तो शीर्षक इसका निकल के आएगा हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। इसका जो है शीर्षक निकल के आएगा। तो आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ 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 और किससे जो है जुड़ना चाहिए। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें आंसर आपका निकल के आएगा भारतीय नव्य समाज शास्त्र से जुड़ना चाहिए। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण जो है ये किसके योग से बना हुआ है। तो छा वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो ये क और श के योग से बना हुआ होता है। तो जो कि आंसर इसका ए पार्ट दिया गया है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है अघोष व्यंजन और एक होता है सघोष व्यंजन। तो ये दो व्यंजन दो वर्गों में स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है बांटा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। इनमें से अगर शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो वाह कितना घृणित दृश्य है। तो घृणित दृश्य वाह नहीं हो सकता, प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओह कितना घृणित दृश्य है, तो ये भी ओह भी नहीं हो सकता। आह कितना घृणित दृश्य, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो आएगा घृणित दृश्य के पहले जो विस्मयादि बोधक लगेगा वो होगा छी, ठीक है। छी कितना घृणित दृश्य है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा जो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। इनमें से श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होता है श्रद्धा प्लस आनंद। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, श्रद्धा प्लस आनंद, जो कि बी पार्ट में राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द में अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये संधि विच्छेद होता है इत प्लस आदि, ठीक है। इत प्लस आदि मिलकर दोनों इत्यादि बनाते हैं। यहाँ पर छोटी ई और बड़ा आ मिलकर या बना रहे हैं, ठीक है। या वो भी आ बन जा रहा है यहाँ पे, बड़ा या। तो यहाँ पे यड़ संध हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट यड़ संध, ठीक है। ये यड़ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इसमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे सटीक और द्विगु समास का उदाहरण जो हो जाएगा उसमें ए पार्ट हो जाएगा शताब्दी, ठीक है। शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? शताब्दी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर अष्टभुज होता तो ये द्विगु समास का उदाहरण होता, ठीक है। उपयुक्त समास का चिन्हित करना है। इनमें से कौन सा उपयुक्त समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत उपसर्ग किसमें जो है प्रयोग नहीं किया गया है। उत उपसर्ग की अगर हम बात करें इसमें तो किसमें प्रयोग नहीं किया गया है ये बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो अत्यधिक में जो है उत उपसर्ग नहीं लगा हो। बाकी उत्सर्ग, उत्कर्ष, उत्तम और उद्गम, इन तीनों में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है मूल शब्द के। तो मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण इनमें से नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो उच्चतर शब्द में देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं किया गया है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले शब्द में है तत्सम शब्द बता रहा है, कौन सा है इनमें से? तो स्वर्ण शब्द जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, बाकी सारे जो है तद्भव शब्द हैं, ठीक है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? एकल का तद्भव रूप क्या होता है ये बताना है। तो एकल का तद्भव रूप अकेला होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूढ़ शब्द बताना है, इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो नमक जो होता है ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है, उदाहरण होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय का कौन सा प्रकार है इसमें से? तो इसमें अगर देखा जाए स्थानवाचक, दिशावाचक, निमित्तवाचक, ये तीनों जो होते हैं संबंध बोधक अव्यय के प्रकार होते हैं, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, राइट ऑप्शन की बात करें तो भय से भयानक बनता है, जो कि विशेषण हो जाता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन, कोई और उसने तीनों सर्वनाम होता है, लेकिन 10 गुना जो है ये सर्वनाम नहीं होता, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये बताना है, ठीक है। अकर्मक क्रिया की बात करेंगे, पिछला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, देखेंगे तो इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में मैंने जिक्र किया है, बताया है क्या क्या होता है। इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पानी बरस रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? विशेष शब्द की अगर हम बात करेंगे इसमें तो अग्नि शब्द जो है वो क्या है? विशेष है, ठीक है। अग्नि शब्द क्या है? विशेष है। राम ने मुझसे कहा, इस वाक्य में रेखांकित परसर्ग जो है ने शब्द, ये कौन सा परसर्ग का कारक होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कर्ता कारक का होता है परसर्ग ने, ठीक है। कर्ता ने, कर्म का परसर्ग होता है को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें से एक से दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन यानी कि जनता शब्द का वचन बताना है, किस प्रकार का वचन है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो जनता शब्द जो है ये एक वचन होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाच्य के अनुसार बनता है, वाच्य के अनुसार वाच्य जो होता है वो किसके अनुसार बनता है? वाच्य की अगर हम बात करें इसमें कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वाच्य जो बनता है वो उपयुक्त सभी के अनुसार बनता है, ठीक है। कर्ता वाच्य होता है, मतलब कि कृत वाच्य होता है, कर्म वाच्य और भाव वाच्य तीनों वाच्य होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा के आधार पर होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वो काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचाना है, कौन सा काल है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो वाक्य दिया गया है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, कहा गया है? तो काशिका की अगर हम बात करेंगे तो ये वाराणसी क्षेत्र की जो बोली होती है उसको हम काशिका भी कहते हैं, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जो है वो नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी, बघेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मगही बोली नहीं आती पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बाकी छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना, जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद। जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद होता है वाटर सप्लाई। क्या होता है? वाटर सप्लाई, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। स्पायरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? स्पायरी का हिंदी अनुवाद हो जाएगा समाप्ति और अवसान, ये दोनों होता है, तो आंसर ए पार्ट सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ये बताना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्रोह करना, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी लोहे के चने चबाना, इसका मतलब अर्थ क्या होता है यह बताना, ठीक है। एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई झेलना। क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ओटना और औटना का अर्थ क्या है? मतलब कि ओटना और औटना ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, इसका अर्थ बताना है। तो ओटना मीन्स होता है बिनौले अलग करना और औटना मीन्स होता है खौलाना, तो इस तरीके से इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
मानवता शब्द का विलोम क्या होता है? मानवता का विलोम होता है दानवता, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है इनमें से? तो इसमें से सही विलोम शब्द युग्म जो है वो आदान प्रदान है। आदान का विलोम प्रदान होता है, ये राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान जो है क्या करते थे? तो वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान जो है आक्रमण करते थे, तो आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। तुलसी की भक्ति भावना जो है किस प्रकार की थी? तो तुलसी की भक्ति भावना की अगर हम बात करें तो दास्य भाव की भावना थी, आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो भक्तमाल जो है ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है। भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास जी ने लिखा है, नाभादास। ठीक है, तो ये रचना जो है नाभादास की है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। बादल घिर आया और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और के साथ दो उपवाक्य जोड़ा गया है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। फल का पर्यायवाची शब्द बताना। फल का पर्यायवाची क्या होता है? फल का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो परिणाम होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। निम्नलिखित में से कोई एक समूह पर्यायवाची समूह सही है और उसका चयन करना है, तो इसमें से अगर ये पार्ट देखते हैं, पतोहु, बहु, वधु और पुत्र वधु, ये चारों जो दिया गया है ये सही रूप से एक दूसरे का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिस और रिस शब्द दिया गया है, शब्द युग्म है और इसका सही अर्थ बताना। पहले रिस का क्या अर्थ होता है, दूसरे रिस का क्या अर्थ होता है? तो पहले रिस का अर्थ होता है रिस का अर्थ होता है रोष, और दूसरे रिस का अर्थ होता है ईर्ष्या, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो शुभकांक्षी, शुभाकांक्षी जो होता है ये शुभेच्छु शब्द का समानार्थी होता है, जो कि ये पाठ में दिया गया है। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अब कृष्ण के लिए इनमें से कौन सा गलत विकल्प है ये बताना है। ठीक है, काला, कौंतेय, श्याम, मधुसूदन, तो इसमें से अगर देखा जाए गलत जो है क्या कहते हैं कि अनेकार्थी शब्द बताना है, कृष्ण का कौन सा इसमें से नहीं होता? तो वो होता है कौंतेय। कौंतेय जो होता है कृष्ण का अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत नहीं आता। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहते हैं, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अगर हम कारक की बात करेंगे तो इसमें संबंध कारक है। ठीक है, का की केरारी है इस तरीके से, तो यहाँ पे संबंध कारक का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। इसमें टोटल अभी 6 प्रैक्टिस सेट और बाकी हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे 4-5 दिनों में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।